चननहि घाट के पोखरिया, पोखरि दूधे उपलाय, पोखरि दूधे उपलाय। उठू मैया पहिरू चुनरिया, चलू अर्घ दियाय, चलू अर्घ दियाय। सादर प्रणाम। आप सभी बड़ी बिंदियों को लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की कड़ी संख्या 124 में हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। बातचीत करेंगे उनसे अपने अपने आकाश तले विषय पर। डॉक्टर निधि अग्रवाल, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैम, सर्वप्रथम आपसे कहेंगे कि आप अपनी जीवन यात्रा के बारे में सभी बड़ी बिंदियों को बताएं। बहुत शुक्रिया विभा जी। बहुत ऐसा कुछ खास मेरी जीवन यात्रा में मैं कहूंगी कि नहीं है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि मेरा जो लेखन है उसमें भी जो संघर्ष आता है वो शायद मेरी माँ का, मेरी दादी का, मेरी नानी का अधिक परिलक्षित होता है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी उन सभी अग्रजों के, जिन्होंने हमारे लिए एक सुविधाजनक जीवन जीने के लिए एक जमीन तैयार की और हमें वो हिम्मत दी, हमें वो शक्ति दी कि हम अपना एक आगे बढ़ सके और हमारे संघर्ष कम हो सके। तो गाजियाबाद में मेरा जन्म हुआ है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी। और बाय प्रोफेशन मैंने जो हूँ पैथोलॉजिस्ट हूँ और अभी कुछ सालों से इधर कहानियां लिख रही हूँ, कुछ कविताएं लिखी हैं। जब बात हो रही है आकाश तले की, तो फिर बात बिना जमीन के कैसे हो सकती है। आपने जमीन से शुरुआत की और आकाश तक बात करेंगे और अपने अपने आकाश तले बात करेंगे। आपका कहानी संग्रह आया है अपेक्षाओं के बियाबान। कैसे आपको कहानी लिखने की प्रेरणा मिली और कैसे आप धीरे धीरे अलग अलग विधाओं में आती गई, क्योंकि अभी आपका एक उपन्यासिका भी आप लिख रही हैं या लिख चुकी हैं मेरे ख्याल से, अप्रवीणा। तो पहले चाहेंगे कि आप अपेक्षाओं के बियाबान के बारे में बताएं, उसके बाद बात करेंगे अप्रवीणा के बारे में। जी, अपेक्षाओं के बियाबान मेरा कहानी संग्रह है। इसमें 12 कहानियां हैं और कहानियों के लिए बहुत अनुराग मुझे बचपन से रहा है। अपनी नानी से, दादी से, नाना जी से हम लोगों ने बहुत कहानियां सुनी। और कुछ ऐसी दीवानगी थी कि बाजार से भी अगर हम कुछ चिप्स चॉकलेट खरीद के लाते थे तो उसका जो पेपर बैग पहले आया करता था उसमें भी अगर हमें कहानी दिख जाती थी तो उसको भी खोलकर हम पढ़ा करते थे। तो क्यों है तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन कहानियों के लिए बाकी विधाओं से मैं कहूंगी कि हाँ, मैं बायस्ड हूँ कहानियों के लिए, पाठक के रूप में भी और लेखक के रूप में भी। तो बचपन से ही कहानियों के प्रति बहुत मोह रहा और छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कविताएं तब लिखना शुरू किया। एक व्यवस्थित लेखन मैंने अभी पीछे कुछ 3-4 सालों से शुरू किया है। क्योंकि 12th के बाद जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया तो बीच में 10-12 साल मेरा बिल्कुल एक तरीके से छूटा रहा सब कुछ। तो इधर कुछ पत्रिकाओं में कहानियां प्रकाशित हुई, पाठकों से प्यार मिला, प्रोत्साहन मिला। तो ये हुआ कि हाँ, इनको एक किताब का रूप दिया जाए, एक जगह संग्रहित हो जाए। तो इस तरीके से मेरा संग्रह आया था। और जो प्रवीणा उपन्यासिका है, ये भी हाल ही में दुआबा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बहुत जल्द ये एक पुस्तक के रूप में भी आप लोगों के सामने होगी। आप उत्तर प्रदेश में जन्मी हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सोच रही है कि जो पढ़ने वाले छात्र होंगे वो कहानियों की किताबों से, उपन्यासों से दूर रहेंगे। कई घरों में तो इतनी सख्त निगरानी होती है बच्चों पे कि वो कहानी की किताबों को कोर्स की किताबों में छुपा कर पढ़ते हैं। और आपने जैसा कि बताया कि कहानी में आपकी रुचि रही है और सभी विधाओं से ज्यादा रुचि रही है, तो किस तरह से मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल में सिलेक्शन होना और इसके साथ साथ कहानी की यह यात्रा, थोड़ा सा ये बहुत ही ज्यादा
रुचिकर लग रहा है मुझे। मैं जानना चाहूंगी कि कैसे सामंजस्य बनाया। जी। जो आपने बात कही बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में, वो शायद मुझे लगता है कि हर एक मध्यम वर्ग का जो भी माता पिता हैं, उनके सबके संदर्भ में वह बात सत्य साबित होगी, क्योंकि उनके उनके पास उन्हें लगता है कि हमारे पास हमारे बच्चों को देने के लिए एक शिक्षा ही है, और वो चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हों और एक सरकारी नौकरी उनको मिल जाए। शायद ऐसे एक मानसिकता हम सबकी रहती रहती है, कम से कम एक पहली जनरेशन तक तो जरूर रहती थी। तो इस तरीके से इसलिए शायद वो लोग बोलते हैं बच्चों को कि अगर किताबें उपन्यास आदि पढ़ेंगे तो शायद अब उनकी पढ़ाई का हर्जा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है या एक इस तरीके का भी बना हुआ है कि सब कुछ आपके नंबरों पर डिपेंड करता है। लेकिन इस मामले में मेरा शायद ये सौभाग्य रहा कि जो मेरी माँ है, उनको खुद बहुत पसंद है। समय अभाव जरूर उनके पास रहा, तो वो किताबें लाया करती थी लाइब्रेरी से खुद पढ़ने के लिए, और उनके पास समय नहीं होता था तो उन किताबों को, शरदचंद्र के उपन्यासों को, प्रेमचंद की कहानियों को उनसे ज्यादा मैंने पढ़ लिया। तो ये मेरे जो है हक में गया। उनका उनके उनका जो साहित्य प्रेम था, उसने कहीं ना कहीं मुझको फायदा पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है, उन सब का आधार भाषा और साहित्य है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो माध्यम तो कोई ना कोई भाषा ही होगी। जी और बिल्कुल। आपका काव्य संग्रह है अनुरणन। जब मैंने अनुरणन शीर्षक देखा तो मुझे लगा कि ये तो भाषा विज्ञान का एक शब्द है। कैसे आपने यह शीर्षक दिया? क्या कहानी रही आपके काव्य संग्रह की? कैसे थी तो मैं नहीं कह सकती, क्यों पता नहीं क्यों मुझे बस लगा कि एक पाठक के रूप में जब मैं कुछ पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो कुछ समय तक मेरे अगर साथ बना रहता है तो स्पंदित होता रहता है मेरे स्मृतियों में और मेरे विचारों में। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये इस लेखन की सार्थकता है, ये एक अच्छी रचना थी जो मेरे जिसके निस्वन मुझे अभी तक महसूस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी भाव के संग, इसी आशा के संग कि मेरी जो कविताएं हैं वह भी, उनकी जो पुकार है वो पाठकों तक बनी रहेगी कुछ कुछ समय के लिए, तो शायद वहां से अनुरणन मैंने रेजोनेंस इसका नाम दिया। अभी आपने शरद चंद्र और प्रेमचंद का नाम लिया, और निश्चित रूप से जो क्लासिक साहित्य की हम बात करते हैं और विश्व साहित्य में ये जिन रचनाकारों का आपने नाम लिया है, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं। क्लासिक साहित्य को आपने पढ़ा है, और एक अच्छा लेखक भी वही हो सकता है। कहते हैं ना कि आपको यदि 10 वाक्य लिखने हैं तो 1000 वाक्य पढ़िए। जी अध्ययन और लेखन निरंतर आप कर रही हैं, और उसमें एक मुकाम भी बना रही, क्योंकि आपका कहानी संग्रह आ गया, आपका उपन्यासिका भी चल रहा है पत्रिका में, जो कि पुस्तक रूप में भी आने वाला है, आपका काव्य संग्रह भी आने वाला है। लगातार लगातार आप विभिन्न विधाओं में कार्य कर रही हैं। तो यह जो निरंतरता है लिखने का और पढ़ने का, और सिर्फ शौकिया नहीं, उसको आपने एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो एक डॉक्टर के लिए यह कितना आसान या कितना कठिन है? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। एक्चुअली विभा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में नहीं होता। जब कुछ विचार आपके मन में आते हैं, आप कुछ 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 बाध्य करता है आपको लिखने के लिए, तो आप कितने भी व्यस्त हों, वो से हमको लिखवा ले जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास पर्याप्त समय है और हम चाहते हैं लिखना, लेकिन हम दो पंक्ति भी नहीं लिख पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी, अगर कोई भी लेखक है या कोई भी क्रिएटिव पर्सन है, वो कुछ अच्छा रच देता है, अच्छा बना देता है, तो उसका क्रेडिट उसको नहीं है, उसका क्रेडिट उस ईश्वर को है, उस किसी अदृश्य शक्ति को है जिसने कि हमें माध्यम चुना उस रचना के लिए। और कोई भी अच्छी रचना हो, मुझे लगता है लेखक से बड़ी जो होती है वो रचना होती है, कहानीकार से बड़ी कहानी होती है, और हमारा साहित्य समृद्ध होता है, चाहे उसे मैं लिखूं चाहे आप लिखें। और दूसरा, जो आपने मुकाम की बात कही है, तो वो मुकाम मैंने नहीं पाया। वो आप पाठकों का और आप सब मित्रों का स्नेह है, जिसने कि मेरे लिखे को इतना मान दिया कि ऐसा महसूस होता है कि शायद चीजें किसी मुकाम पर पहुंच गई हैं। तो ये विषय की, ये रचना की एक तीव्रता होती है, एक अपनी जो भी हम लिखते हैं, शायद मुझे लगता है पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी मुक्ति के लिए ज्यादा लिखती हूँ, कि कोई बात है, कोई विषय है जो मुझे व्यथित कर रहा है, तो उससे मुक्ति का मार्ग मेरे पास लेखन है।
यदि मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो शरीर अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका अपना एक मैकेनिज्म है, जिसमें जितनी चीजें हो रही होती है एक आम व्यक्ति को नहीं पता होता है। और आपका उसमें भी जो क्षेत्र है, पैथोलॉजिस्ट हैं आप, तो जी हमारे खून में ही इतनी चीजें होती हैं, हमारे लार में इतनी चीजें होती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलन से किसी व्यक्ति के हेल्थ पर, उसके ब्लड या इत्यादि चीजों के रिपोर्ट पर क्या कोई फर्क पड़ता है? जी, निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, जैसे आपने कहा, पैथोलॉजी का काम है कि आपकी जो शरीर में उतराव चढ़ाव हो रहे हैं केमिकल्स के, या जो व्याधियां हैं उनको चिन्हित करना। और जो लेखक है कहीं ना कहीं वह भी यही काम कर रहा है कि समाज में जो विसंगतियां हैं, जो असमानताएं हैं, वो उनको चिन्हित कर रहा है, अपने लेखन में ला रहा है, उन्हें लोगों के नजर में पहुंचा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन परिस्थितियों में होते हैं उनको हम महसूस नहीं कर रहे होते कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारे साथ कोई कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब हम उसी चीज को कहानियों में पढ़ते हैं, आलेखों में पढ़ते हैं, तब हमको वह चीज स्पष्ट होती है, एक आईने की तरह हमारे सामने चीजें आती हैं उस वक्त पे। और बहुत सारी स्वीकार्यता भी देता है साहित्य, मुझे ऐसा लगता है। एक आप मैं हमेशा कहती हूँ कि लेखक अपने मन से लिखता है, लेकिन पाठक अपने मन से अपनी अपनी स्थितियों में बैठकर उसको पढ़ता है। और बहुत सारी, जब हम बहुत विचलित होते हैं, अचानक से कोई किताब हमारे हाथ में आती है और हम पाते हैं कि ऐसा हम अकेले नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों का दुख यही होता है कि वाई मी, है ना? ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि दुनिया में क्या क्या दुख लोगों के साथ में है, और हमें कहीं ना कहीं एक मिलता है कि उनसे कैसे लड़ना है, उन्हें कैसे स्वीकार करना है, या कैसे चीजों को बदलाव करना है। तो ये बहुत कुछ, एक आपको जीवन दृष्टि मिलती है साहित्य से गुजरते हुए। चीजों को स्वीकारना भी आता है, चीजों को बदलना भी आप सीखते हैं। तो जितना सब कुछ, जो आपका फिजिकल हेल्थ है वो आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, स्वस्थ मन के लिए साहित्य हो या कोई भी म्यूजिक हो, इन सब चीजों का निश्चित ही बहुत बड़ा रोल तो रहता ही है। बहुत पहले शुक्ल जी कह चुके थे कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, और अभी आपने भी अपनी बातों में कहा कि सब कुछ आईने की तरह हम्म। दिखाई देता है साहित्य में। पंत कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। लेकिन क्या रोगी भी हो सकता है कवि? ये मैं एक डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ। रोगी कह रहे हैं ना आप? डिजीज पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आप रोग किसे कहते हैं, है ना? हमारे यहाँ पैथोलॉजी में भी जैसे हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है, अगर 135 टू 145 है किसी चीज की, तो 146 है तो उसको आप क्या बोलेंगे, है ना? तो जो डिजीज की डेफिनेशन है, या जो नॉर्मल की जो रेंज है, जो नॉर्मल की परिभाषा है, वह भी समय के साथ, संदर्भ के साथ, परिस्थितियों के साथ बहुत बदलती है। तो जो आप कह रही है कि रोगी भी एक कवि हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन इस रोग को हमें थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि किस सेंस में आप कहना चाह रही हैं। और जितने भी हमारे बड़े लेखक हुए हैं, बहुत महान लेखक हुए हैं, तो आप पाएंगे कि समाज ने तो उनको रोगी ही माना, मानसिक रोगी ही माना अधिकतर को, कि लेकिन उन्होंने क्या कमाल का सृजन किया है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि शायर के यहाँ जिगर का अलग संदर्भ है और डॉक्टर के यहाँ अलग संदर्भ है। तो मैं एक जी। डॉक्टर की नजर से जानना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य और साहित्य का क्या कोई संबंध है क्या, और यदि है तो कैसा और क्यों? स्वास्थ्य और साहित्य का, मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी जो पहले आपने बात की, शायद उसी परिप्रेक्ष्य में आप कह रही हैं कि एक, अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं तो आपका मन अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, पहले ही प्रश्न के संदर्भ में ये दूसरा प्रश्न था। जी। और आपकी जो रचनाएं हैं वो सिर्फ लिखी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई, उनको कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें से कुछ के मैं नाम लेना चाहूंगी। जैसे आपको मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा कौन सा ये पंडित बद्री प्रसाद बद्री शिंगू। प्रसाद श्रृंगलू पुरस्कार। फिर आपको जी। मिला है श्रीमती सुमित्रा देवी अवस्थी युवा सम्मान,
फिर आपको मिला है निर्मला स्मृति हिंदी साहित्य गौरव सम्मान, राष्ट्रीय नामदेव कहानी साहित्य पुरस्कार, किस्सा कोताह पुरस्कार। तो कई सारे पुरस्कार हैं, जबकि आपका अभी लेखन बहुत पुराना उस संदर्भ में नहीं है, उस अपेक्षाकृत काफी सम्मान है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लिखा और लोगों ने सराहा, लिखने और सराहने से आगे ये पुरस्कार और सम्मान तक पहुंचा है। तो आपकी कैसी अनुभूति है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? देखिए, पुरस्कार अगर मिलता है तो निश्चित ही अच्छा तो लगता है, एक आपको आश्वस्ति मिलती है कि हाँ, हम जो लिख रहे हैं वह लोगों तक पहुंच रहा है और पढ़ा जा रहा है। और बाकी जो कोई भी लेखक है उसके लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो अनजान पाठकों की प्रतिक्रिया होती है। ऐसा मुझे लगता है कि जब किसी पत्रिका में कहानी छपती है या हम सोशल मीडिया पर प्रकाश डालते हैं और कोई अनजान व्यक्ति फोन करता है और कहता है कि आपकी यह रचना हमने पढ़ी और इसने मुझे बहुत सहारा दिया। जैसे कि कभी किसी ने लिखा था कि मैं पीछे बीमार रहा मैम, और आपकी कहानी की किताब उस वक्त मेरे साथ बनी रही, उससे मुझे बहुत सहारा मिला। या एक बार मेरी कविताएं वीणा पत्रिका में छपी थी, तो एक बुजुर्ग का फोन आया और वो रो रहे थे, और एक वो एक पुत्री की पिता से कुछ शिकायतें थी उसकी माँ के संदर्भ में। तो उस कविता पर उन्होंने कहा कि आप तो कभी मुझसे मिली भी नहीं है और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बेटी मुझसे कह रही है। तो जब इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे लगता है कि वह होता है। और किंतु जब इस तरीके के पुरस्कार मिलते हैं तो आपका काम, आपको एक आश्वस्ति मिलती है कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं, और उसको जो है मतलब स्वीकार किया जा रहा है, वह पहुंच रहा है लोगों तक, उनकी नजरों में आ रहा है। एक आम धारणा है समाज में कि साहित्य कर्म कोई कार्य नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ साहित्य रचना करता है तो उसे समाज एक तरह से निठल्ला ही कहता है। उसको लगता है कि इसे कोई काम नहीं है, बैठा बैठा कागज रंगता रहता है। लेकिन आप एक और गोली, इंजेक्शन, स्टेथोस्कोप इन सब को लेकर इलाज कर रही हैं और लैब में खून इत्यादि सब की जांच करते हुए कर रही हैं, और दूसरी ओर साहित्य के माध्यम से भी इलाज कर रही हैं। तो यह जो धारणा है कि साहित्य कर्म कोई कार्य नहीं है, इसको बदलने की दिशा में आप कुछ कहना चाहेंगी? विभा जी, इसको समझने के लिए हमें पूरा जो अपने देश का जो पूरा सिस्टम है उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे यहाँ पर एक जो है इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अभी हमारा जो कंट्री है उसकी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हर व्यक्ति जो किसी भी लेवल पर हो, वो अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, अपने घर के लिए, इन सब के लिए बहुत पैसा जोड़ना चाहता है। उसको लगता है कि कोई मुश्किल आएगी तो मैं कैसे करूंगा। और इसकी इस वजह से वह अपनी इनकम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि एक जो रिक्रिएशन वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं उसके पास में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी संगीत सुना नहीं है। जब कोविड का टाइम आया तो लोगों को, जब फोर्सफुली लोग घर में बंद हो गए, तब लोगों को ये समझ में आया कि अरे, हमें तो ये अच्छा लगता है, अब हम सुन रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, या हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है। जबकि आप अगर जो है वेस्ट से कंपेयर करें तो उनके यहाँ वीकेंड होता है, सैटरडे संडे फुल ऑफ होता है, और अधिकतर वो लोग अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर अभी बंगाल वगैरह की आप बात छोड़ दें तो कम से कम उत्तर प्रदेश और इधर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जब तक आपको, आप जो लिख रहे हैं उससे आपको इनकम नहीं होगी, तब तक आप सब कुछ छोड़कर लिखने का काम नहीं कर सकते। आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होगी कि आप तभी शांत दिमाग से लिख भी पाएंगे, भले ही आप थोड़ा लिखें। तो उस स्टेज पर अभी हिंदी लेखकों को पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा है। उसके लिए पूरे एक सामाजिक ढांचा में बदलाव की जरूरत है। जितना जितना शायद देश प्रोग्रेस करता जाएगा उतना ज्यादा लोग अपने को मी टाइम देना शुरू करेंगे, अपनी हॉबीज को समझना शुरू करेंगे, और उनके पास समय होगा किताब से जुड़ने का, समय देने का। तब शायद हमें, मुझे लगता है कि आएगा। अभी लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है। जो हिंदी की किताबें हैं उन पर सीरीज आ रही हैं, मूवीज आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक
उसका डिसएडवांटेज भी है कि वो कहीं ना कहीं कमर्शलाइज हो जाता है और आप ऑडियंस की डिमांड पे लिखने लगते हैं। लेकिन तब भी मैं इसे एक पॉजिटिव उसमें देखती हूँ कि कोई तो डायरेक्टर ऐसे होंगे जो कि हाँ एक अच्छी कहानी को भी उठाएंगे और कुछ अलग भी दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जब तक हमारी ये यात्रा पूरी नहीं होती कि जो लिखा जा रहा है हिंदी की किताबों से लेखक को इतनी अर्निंग शुरू हो जाए कि वो अपनी नौकरी छोड़कर कर सके, तो तब तक तो हमें ये सुनना पड़ेगा कि हाँ अगर आप लेखन कर रहे हैं तो शायद आप कि अगर प्योर लेखन आप कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे, तो आप ये कोई कर्म नहीं कर रहे, उसको ऐसे देखा जाएगा। जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कि यदि आपकी कोई रचना आपके आसपास उपलब्ध है तो हमारी बड़ी बिंदियों के लिए उसका 2-3 मिनट का पाठ कर दें तो बड़ी खुशी होगी। मेरी रचनाएं मेरे फोन में ही है जिसमें मैं लाइव कर रही हूँ एक्चुअली। मैं किसी कहानी का अंश पढ़ दूं अगर आप कहें तो। जी हाँ मैम, स्वागत। जो मेरा भी उपन्यास आया है प्रवीणा, उसका जो मैंने मन कही करके मैंने मैं कहती हूँ उसको लिखा है, उसमें से कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के लिए जी पढ़ती मैम हूँ। पढ़िए, क्योंकि आगे मैं प्रश्न भी अप्रवीणा से ही करना चाह रही थी। यदि आप उसका कुछ अंश पढ़ देंगे तो बातचीत और सार्थक हो पाएगी। जी जी। तो अ, किस किस भाव से मैंने इसको लिखा है प्रवीणा को, वो इन पंक्तियों में आया है। जो अप्रवीणा है, मैं थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को बता दूं कि ओरछा में राजा हुए हैं राजा इंद्रजीत। उनकी प्रेयसी रही हैं राय प्रवीण, जो कि एक बहुत कुशल नर्तकी भी थी और बहुत कुशल कवि कवि भी थी, कविता रचती थी वो। और उनकी जो राजा इंद्रजीत की पत्नी थी, उनको एक ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राय प्रवीण को मरवाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं वहां से ये उपन्यास मेरे पास आया था। और उसके मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि हाँ, जब एक पराई एक इस नई स्त्री का प्रवेश होता है किसी दाम्पत्य में, तो किस तरीके से चीजें बदलती हैं और क्या सबके मनोभाव होते हैं। यहाँ पर राजा इंद्रजीत की 3 पत्नियों को मैंने लिया, उन तीनों पर इस नए रिश्ते का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर ये उपन्यास बात करता है। इसकी भूमिका से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ। उसमें मैंने लिखा है कि मेरा मानना है कि जब एक स्त्री से किया प्रेम दूसरी स्त्री के अपमान और अवसाद का कारण बन जाए, तब उस प्रेम की निर्मलता दूषित हो जाती है। यह नैतिक सत्य स्वीकार कर भी हम इस तथ्य को भुला नहीं सकते कि मानवीय संबंधों का समीकरण बेहद जटिल है। और यह जटिलता स्वीकारते हुए भी हमें ये स्मरण रखना होगा कि मनुष्य और पशु का अंतर हमारे नैतिक मूल्यों की रक्षा से ही संभव। भूमिका में पंक्ति आई कि जब एक नई स्त्री का प्रवेश होता है तो दाम्पत्य में अवसाद और इत्यादि चीजें, निराशा आ जाता है और प्रेम की जो निर्मलता है वो दूषित हो जाती है। बात हमेशा प्रवीणा की होती है, आपने अप्रवीणा की बात की, तो दुनिया की ऐसी तमाम स्त्रियां जो तथाकथित रूप से प्रवीणा अप्रवीणा है, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में तो वो प्रवीणा है। क्योंकि यदि हम ये कहें कि यह जो गृहस्थी चलाने की एक कला है, उस कला में यदि कोई पारंगत है तो उसको कभी कोई श्रेय नहीं दिया गया। तो क्या अप्रवीणा उस कथन को ताकत देता है स्त्रियों के उस पहचान को जो हमेशा दरकिनार रखा गया? जी बिल्कुल, जब आप इस पूरे उपन्यास को पढ़ेंगे तो जो बात आपने कही है वो बात इसमें आएगी। और प्रवीणा जो नाम दिया गया वो है इस संदर्भ में दिया गया कि जो कि बाकी लोग उसको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वह स्वयं को प्रवीणा स्वीकार रही है। बाकी लोग जो ये मान लेते हैं कि हाँ ये स्त्री ज्यादा खूबसूरत है तो जो पुरुष है उसका मन उसकी तरफ ही जाएगा, या नृत्य में पारंगत है या किसी भी रूप में प्रवीण है तो उसको मान अधिक मिलेगा। तो उसमें इसकी मैं एक पंक्ति, आपने क्योंकि जिक्र किया है तो मैं इसके अंत में एक पंक्तियां आती हैं वो मैं आपको
पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद बहुत पसंद है वो। इसमें अंत में पता नहीं मुझे पढ़ना चाहिए अंत की नहीं, पर मैं पढ़ दे रही हूँ। तो इसमें अंत में जो राजा की जो स्त्री है, धर्म पत्नी है, वो प्रभु के समक्ष कहती है कि ईश्वर, मैं ना गा सकती हूँ, ना नृत्य से रिझा सकती हूँ, ना चित्रों को सजीव कर सकती हूँ, ना किसी निर्जीव की भांति अप्रभावित रह सकती हूँ, ना मैं राधा बनकर प्रतीक्षा कर सकती हूँ, ना मीरा जैसा एक तरफा प्रेम और समर्पण। रुक्मणी की भांति मीरा और राधा की उपस्थिति से अविचलित रह प्रिय से प्रेम करने की सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। जीवन के प्रत्येक युद्ध में पराजित सर्वगुणहीन मैं अकिंचन आज राजसी मान त्याग स्वयं को तुम्हें अर्पित करती हूँ। एक अप्रवीणा को अपनाने का औदार्य युक्त पुरुषत्व क्या तुम में है प्रभु? यह वह प्रभु से सवाल करती है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक व्यक्ति के हित की जब हम बात करते हैं, एक व्यक्ति के अधिकार की जब बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें आती हैं कि क्या किसी व्यक्ति की उपेक्षा सिर्फ इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि वह किसी कला में प्रवीण नहीं है। यदि प्रवीण शब्द की गहराई में जाए तो आरंभिक समय में प्रवीण उसे कहा जाता था जो बीना वादन की कला में कुशल होता था, प्रवीण होता था। हालांकि कुशल शब्द का भी एक इतिहास है, अभी हम उस भाषा विज्ञान पे नहीं जाएंगे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे प्रवीण शब्द का प्रयोग हर उस कला के लिए होने लग गया। किसी भी कार्य में यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, पारंगत है, तो उसको प्रवीण स्त्री है तो प्रवीणा कहते हैं। एकदम सही व्याख्या की है, क्योंकि जो राय प्रवीण थी उनको भी प्रवीण नाम जो दिया गया था, वो वीणा बजाने में बहुत कुशल थी, इसी कारण उनको राजा ने ये राय प्रवीण की उपाधि दी थी। वास्तव में कुशल शब्द का संदर्भ आया है तो वो भी मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगी कि आरंभ में जब गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा प्राप्त करते थे तो कुश उखाड़ने की जो कला होती थी उसमें जो पारंगत होता था उसको कुशल कहते थे। यानी जैसे जैसे हमारा युग बदलता है, शब्दों के अर्थ बदलते हैं, अर्थ संदर्भ बदलते हैं, तो एक व्यक्ति के अधिकार की बात हो रही है कि अभी तक सबने राय प्रवीण की बात की, किसी ने उस स्त्री की बात नहीं की जिसके जीवन पर राय प्रवीण के आने से नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। तो एक व्यक्ति के अधिकार की जब हम बात करते हैं, या अभी तथाकथित समय में हम यदि स्त्री विमर्श की बात करते हैं, तो स्त्री विमर्श के भी कई आयाम हैं, कई बिंदु हैं। तो वर्तमान स्त्री विमर्श से यदि इसको जोड़ करके बताने के लिए कहूंगी पाठकों के लिए, बड़ी बिंदियों के लिए, तो आप कैसे बताएंगी प्रवीणा उपन्यास, अप्रवीणा उपन्यास को? कि जो अप्रवीण उपन्यास है इसे हमें उसी समय में देखना पड़ेगा। पहले तो इसमें जैसे मैंने 3 राजा की जो पत्नी है, क्योंकि बहुविवाह प्रचलन में था उस वक्त, तो उनकी 3 पत्नियां हैं, और जो उनकी सबसे बड़ी रानी है, बीच की है और छोटी है। तो जो बीच की रानी है सबसे ज्यादा वह व्यथित होती है इस प्रेसी के आने से, और वही शायद उनको मरवाने की भी कोशिश करती हैं। तो इसको मैं इस नजरिए से देखती हूँ कि क्योंकि वो राजा से विशुद्ध प्रेम करती थी, जो सबसे बड़ी रानी थी उनका मेन उद्देश्य था कि उनके पुत्र को सत्ता मिल जाए। तो और जो सबसे छोटी रानी थी, तो ना तो राजा को उनसे प्रेम था, ना उनको उनसे कोई प्रेम था, क्योंकि एक जो युद्ध की संधियां हुआ करती थी उसके अंतर्गत उनका विवाह हुआ था। तो इस यहीं से इस उपन्यास को मैंने करा था, और इन तीनों रानियों की क्या अलग अलग परिस्थितियां रही और कैसे उनको उन्होंने इस नए रिश्ते को स्वीकार किया और कैसे सामंजस्य बिठाया, उसी पर ये पूरा उपन्यास बेस्ड है। अगर हम आज की बात करते हैं, जैसे कि अब मैंने आपको कहा कि जो बीच की वाली रानी थी उनको एक खलनायिका के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, कि क्योंकि इन्होंने राय प्रवीण को मरवाने की कोशिश की, इसलिए उनको खलनायिका की तरह प्रस्तुत किया जाता है। तो यही चीज अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो जहां मैं हूँ वहां से मैं किसी और को देख रही हूँ, मैं अधिकतर देखती हूँ सोशल मीडिया पर कि किसी स्त्री का स्क्रीनशॉट लग गया कि देखिए ये तो सिंदूर लगा के बैठी हुई है, या इन्होंने ये व्रत रखा हुआ है। जैसे छठ पूजा पे, करवा चौथ पे हम अधिकतर देखते हैं कि तमाम तरीके की नकारात्मक बातें अचानक से होने लगती हैं। तो मैं अधिकतर यही सोचती हूँ कि हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में भी देखें। तो जो जो आज मैं सोच रही हूँ या जो आज मैं कर रही हूँ, क्या क्या मेरी माँ की सोच वैसी ही थी?
क्या मेरी दादी की सोच वैसी ही थी? तो हम सबने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से स्त्रियों को सशक्तिकरण करने के लिए कदम उठाए हैं। या ये जो संघर्ष है ये बहुत मुखर हो सकता है और ये बिल्कुल मौन भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैं इसको देखती हूँ कि कोई स्त्री को अगर वो मेरा जैसा नहीं सोच रही या वो मेरी जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तो क्या मैं मुझे उसे खलनायिका बना देना चाहिए? क्या मुझे उसे खलनायिका समझ लेना चाहिए? जो साहित्य का काम है, उसका काम है कि अगर हमें कोई व्यक्ति गलत भी लग रहा है या बहुत क्रूर भी लग रहा है, तो हमारा काम ये समझना है कि वो प्रवृत्तिवश है, उसकी जो क्रूरता है वो प्रवृत्तिवश है या परिस्थितिवश है। और अगर प्रवृत्तिवश भी है, तो भी हमारा जो दायित्व बनता है वह उन परिस्थितियों का साहित्य के माध्यम से उन परिस्थितियों का निर्माण करना बनता है, जहाँ की गलत प्रवृत्तियों को बदला जा सके। लेकिन जो जो इस तरीके की नकारात्मकता हम देखते हैं कि तो मुझे लगता है कि विमर्श कहाँ से आता है? विमर्श आता है कहीं पे, आप चाहे दलित विमर्श देख लीजिए, चाहे स्त्री विमर्श देख लीजिए, जहाँ पर कि जो शक्ति संतुलन है, विभिन्न वर्गों का शक्ति संतुलन अगर नहीं है, वहां से विमर्श आता है कि एक पक्ष ज्यादा ताकतवर है और एक कमजोर है। अगर आज मेरी माँ ने या किसी किसी से भी मुझे संबल मिला या मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि मैंने खुद को पावर एम्पावर कर लिया, तो और मैं दूसरी स्त्री को हे दृष्टि से देखने लगी, तो जहां से स्त्री विमर्श की शुरुआत हुई थी, जो पितृसत्तात्मा के खिलाफ हमने कदम बढ़ाए थे, तो मैं तो उसी को पोषित करने लग गई। मैं तो खुद पुरुष बन गई। तो मुझ में और मैंने उनमें फर्क क्या रहा फिर? और बहुत अच्छी व्याख्या की मैम आपने। और जो उपन्यास का युग है और आज का युग है, दोनों युग के संदर्भ में आपने अपनी बातें कही। और उसमें जो एक छवि की बात आती है, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सिंदूर लगाने पर सवाल, व्रत करने पर सवाल, साड़ी पहनने पर सवाल, फिर दूसरी तरफ शॉर्ट्स पहनने पर सवाल, जिम जाने पर सवाल, बाल कटवाने पर सवाल, गालियां यदि स्त्रियों के मुंह से निकल जाए तो उस पर सवाल। तमाम तरह की चीजें हैं, स्टीरियोटाइप चीजें हैं जिसमें बार बार स्त्रियों का मूल्यांकन किया जाने लगता है, उन्हें जज किया जाने लगता है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं नहीं, कि ये जो ये मूल्यांकन अगर पुरुषों की तरफ से आता है तो ठीक है, हम उस वो तो हम मान ही रहे हैं कि वो है, उसे ही बदलने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ये मूल्यांकन एक स्त्री दूसरी स्त्री का करने लगती है, तब जो है ये सबसे ज्यादा व्यथित करता है और कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श को कमजोर करने लगता है। जी मैम, कह सकती हूँ कि स्त्री विमर्श का जो एक नारा है ग्लोबल सिस्टरहुड का, जी, वह कहीं ना कहीं खारिज हो जाता है जब एक स्त्री ही स्त्री के विरोध में बोलने लगती है। तो जो ग्लोबल सिस्टरहुड की जो एक धारणा है, जो स्त्री विमर्श को मजबूती देती है, उसका आधार तय करती है, वही खारिज हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके, और खुशी इस बात की हो रही है कि एक डॉक्टर के माध्यम से ये सारी चीजें आ रहे हैं। और कहते भी अंग्रेजी में कहते हैं कि एवरी लाइफ इज ए स्टोरी। तो आपके जी, पास प्रतिदिन ऐसे लोग आते होंगे जो सिर्फ अपनी बीमारियों के ही बारे में नहीं बात करते होंगे, अपने जीवन के बारे में भी बात करते होंगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन के दुखों से, तनाव से, हमारे हार्मोन के असंतुलन से, इत्यादि चीजों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन मैं घूम फिर करके फिर अप्रवीणा की तरफ चली जा रही हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि यह जो अप्रवीणा है मुख्य रूप से बीच वाली रानी की कथा है। मुझे लगता है कि जो पहली रानी है और जो छोटी रानी है, उनकी भी जीवन की कोई कथा है। थोड़ा सा उसके बारे में यदि आप बता पाएंगी तो हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा, और हमें लगेगा, एक उम्मीद भी जगेगी कि शायद भविष्य में आप उन दोनों रानियों पर भी कुछ लिखने वाली हैं। नहीं, इसमें इसमें सभी सभी स्त्रियों को मैंने साथ लिया है, तीनों स्त्रियों की बात इसमें आई है और राय प्रवीण की भी आई है। और जब मेरा ये उपन्यास दोआबा में छपा था तो सूर्यबाला मैम ने कहा था कि ये निधि, तुमने वो लिखा है जो कि मैं लिखना चाहती थी, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। और उन्होंने कहा था इसमें सबसे खूबसूरत बात यही है कि तुमने ना किसी को उठाया है ना किसी को गिराया है। तो ना तो मैंने रानी को खलनायिका बनाया है, ना राय प्रवीण को बनाया है, ना बड़ी रानी को, ना छोटी रानी को। तो मैंने उन परिस्थितियों को बस समझने का और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ये बहुत छोटा सा उपन्यास है और जल्दी ही आएगा, तो मैं अधिक इसके बारे में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। दूसरी बात, जो आपने कहा कि आपके पास जो मरीज आते हैं तो अपनी व्याधियों के अतिरिक्त भी वो बहुत सी बात बताते होंगे। निश्चित ही वो बताते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए तो जो व्याधियां होती हैं, वो हमारा जो स्ट्रेस है, जो
हमारे संग में चीजें होती हैं उनसे गवर्न होती हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक पेशेंट आया था और उन्होंने बताया कि वो एक चौराहे पे खड़े थे और उनके 4 वर्कर उनके संग थे और एक ट्रक आया और उन चारों को कुचलता हुआ निकल गया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल नहीं रहा हूँ। मतलब आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते उनको ये डिजीज है, लेकिन वो कहते हैं कि बस मैं तब से मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ। तो ये आप देखें तो एक ये मेंटल शॉक है उनके लिए और निश्चित ही बहुत बड़ा शॉक है कि क्योंकि जो आपके संग काम कर रहे होते हैं, चाहे वे आपके सीनियर हो चाहे आप जूनियर, एक आत्मीयता उनसे बन जाती है आपकी। और आपके सामने 4 लोगों को, मैं तो कहती हूँ कोई अनजान लोग भी अगर आपके सामने इस तरीके से हो जाए हादसा, तो इससे उबरने में पोस्ट ट्रॉमेटिक जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं ये बहुत घातक होते हैं कई बार। तो इनसे निकलने में अपनी बहुत काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और अधिकतर मुझे सब कहते हैं कि आप तो बहुत मतलब सुख में हैं, आप तो कभी कोई दुख की बात नहीं करती। तो लेकिन जब हम दुनिया से मिलते हैं, जितना ज्यादा हम पब्लिक कांटेक्ट में होते हैं और जितना ज्यादा हम उन दुखों को जानते हैं, तो वाकई विभा जी हमको लगता है कि हमारे दुख तो बहुत छोटे हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि हम दुखी हैं तो हम बहुत ओछा मुझको लगता है कि मैं बोलूं कि हाँ, क्योंकि वाकई में इतने मतलब मैंने इतने बड़े बड़े परिवारों को खत्म होता देखा है और बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम कोई सांत्वना तक नहीं दे पाते पेशेंट को। और ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है कि आपका कोई अपना है जिसको कि आप जानते हैं कि ये नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा, उसको देखना ना तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और वो कितना ट्रॉमेटिक होता है वो हम जानते हैं क्योंकि हम मरीजों को देखते हैं यहाँ पर। तो और बहुत सारे अगर हम बीमारियों को भी छोड़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं जिनमें कि जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे लोग रह गए हैं उनको उसे स्वीकारने में, उससे उबरने में पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन वो उससे निकल नहीं पाते। तो इतने सार मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जब ईश्वर ने ऐसे दुख दे रखे हैं जिनका उपाय भी हमारे पास नहीं है, तो कम से कम एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के दुख का कारण तो बनना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए। मेरे मन में एक और जिज्ञासा आई है कि जो पैथोलॉजिस्ट होता है आमतौर पर पेशेंट से उसका सीधा सीधा उस तरह से जो नहीं आमना सामना होता जिस तरह से एक फिजिशियन के साथ या एक जी सर्जन बिल्कुल। के साथ होता है। जैसे कोई भी पेशेंट सबसे पहले ओपीडी में जाता है और वहां उसको कोई न कोई यदि फिजिशियन होगा या छाती रोग विशेषज्ञ होगा, गला रोग विशेषज्ञ होगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ होंगी, हार्ट के विशेषज्ञ होंगे, वही लोग देखते हैं। और सर्जरी का केस हुआ तो सर्जन देखते हैं। जो पैथोलॉजिस्ट का काम है उसमें तो ब्लड का सैंपल जाता है, सारे सैंपल जाते हैं और रिपोर्ट आ जाता है। लेकिन एक पैथोलॉजिस्ट के नाते पेशेंट से आपका किस प्रकार जुड़ाव होता है और किस प्रकार एक पेशेंट को ठीक होने में आपकी सहायता प्राप्त होती है? आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन मैं कहूंगी आपका है विभा जी, क्योंकि अधिकतर लोग तो अ, अंतर नहीं कर पाते हैं पैथोलॉजिस्ट फिजिशियन और इनमें। तो आपने बहुत सही बात पकड़ी और बिल्कुल यही स्थिति है, मेरे साथ भी यही स्थिति है कि पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट मेरा कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो सैंपल कलेक्शन है वो क्लिनिक पर हो जाता है और वहां से सैंपल आता है। लेकिन जैसा अभी पीछे हम बात कर रहे थे कि जो झांसी है वो एक बहुत छोटी सिटी है, तो भले ही सैंपल कलेक्शन क्लिनिक पर हो, लेकिन आत्मीयता आपकी सबसे बनी हुई होती है। अगर कोई भी ऐसी चीज होगी तो भले ही, क्योंकि मेरे यहाँ पे फिजिशियन जो है वो मेरे हस्बैंड ही है, तो वो डिस्कशन में आ जाता है, बातों में आ जाता है, या आप उनसे मिलते हैं तब आ जाता है। तो एक छोटे शहर का होने का ये आत्मीयता बहुत ज्यादा रहती है, तो शायद उस संदर्भ में चीजें मुझ तक पहुंचती हैं और मेरा उनसे डायरेक्ट जुड़ाव हो जाता है। एक पुरानी धारणा है कि कोई बड़ा रोग है तो रोगी को न बताओ, और एक नई धारणा आई है कि रोगी को बता दो ताकि वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इन तमाम धारणाओं से अलग आपकी अपनी क्या राय है? नहीं, मैं बिल्कुल जो नई वाली धारणा है मैं उसके साथ हूँ। लेकिन सिर्फ रोगी को बताकर आप छोड़ नहीं सकते, उसका पूरा काउंसलिंग का एक प्रोसेस रहता है और बहुत सपोर्ट चाहिए होता है आपको। फैमिली से भी सपोर्ट चाहिए होता है और आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग भी चाहिए होती है। तो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि मुझे, जैसे कि हम कहते हैं कि जीवन भले ही लंबा ना हो लेकिन सुंदर जरूर हो।
है ना? तो अगर अगर आप रोगी को बता देते हैं तो अपने रोग को वो समझने लगता है। जितना वो अपने रोग को समझ लेगा, जितना उसको स्वीकार लेगा, उतनी उसके अंदर शांति आती जाएगी, और जितना वह शांत रहेगा, जितनी उसके अंदर सबसे ज़्यादा लाइफ में जो आपको ट्रबल देती है ना, वो अनिश्चितता देती है, आपके संशय देते हैं। और कई बार संशय इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप उसे नहीं बता रहे तो हो सकता है कि उसके पास 20 साल हों या 10 साल हों, लेकिन उसको ये लगता रहेगा हर दिन, हर पल उसको लगता रहेगा कि मेरे पास कल का दिन भी है कि नहीं, मेरे पास कल का दिन भी है कि नहीं। तो इस तरह की स्थितियाँ भी होती हैं। तो न कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी बात हो, मुझे तो लगता है हमेशा सच हमेशा सबसे सरल मार्ग होता है चलने का। और जो झूठ होता है, फिर वही जो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 बोलने पड़ते हैं। तो बिल्कुल जो अभी का जो आपने कहा कि अभी का जो कांसेप्ट है वो बिल्कुल सही है, कि जो मरीज़ है उसको आपको यथास्थिति बताना, समझाना, प्रॉपर काउंसलिंग करना, उसको पूरा सपोर्ट सिस्टम उसके लिए डेवलप करना, वह वो मुझे सही अप्रोच लगती है। आपकी बातचीत मेरी जानकारी को तो बढ़ा ही रही है, सभी बड़ी बिंदियां भी लाभान्वित हो रही हैं, पर समय की अपनी बाध्यता है। मैं जी, चाहती हूँ बिल्कुल। कि कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप युवाओं को जो प्रेरणा देना चाहेंगी वो दे दें। विभा जी, युवाओं को प्रेरणा मैं दूँ, मैं तो कहती हूँ मैं युवाओं से प्रेरणा लेती हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शायद लिखा भी था ये बात, कि जो हमारी पीढ़ी है, उसमें बहुत इनसिक्योरिटी है। कहीं न कहीं मुझ में भी है कि, या शायद आप में भी होगी, या हम सब में है, कि हम जो करेंगे उसको कैसे कैसे देखा जाएगा, कैसे जज किया जाएगा। या अभी जो हम बात कर रहे थे कि हम अगर लेखन मेरा मेरा पैशन है, लेकिन मैं पहले ये तलाशूँगी कि मेरे पास एक इनकम का सोर्स हो, मेरी जीविका चलती रहे। तो जो नई पीढ़ी है उसके पास अपने सपनों को वो पहचानती है और उन्हें उन्हें पूरा करना जानती है। वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो हारने के लिए तैयार है, वो गिरने के लिए तैयार है। तो इस रूप में जब मैं देखती हूँ युवाओं को, तो मुझे तो उनसे प्रेरणा मिलती है कि आपको जीवन में हारने से डरना नहीं चाहिए कभी, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सपने पूरा करें तो। मैं और हर क्षेत्र में मैं देख रही हूँ, अभी अभी लास्ट अभी 2-3 दिन पहले मैं एक प्ले देखने गई थी। तो जो लड़का है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, और अब वो जॉब छोड़कर उसने झांसी में जो है नाट्यशाला खोली, और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। भोपाल में, दिल्ली में, सब जगह वो लोग प्ले कर रहे हैं। और जो झांसी के बिल्कुल अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, या बिल्कुल जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर उनसे प्ले करवा रहे हैं। तो अभी प्रपोज़ल मैंने देखा था उनका, बहुत शानदार प्ले उन्होंने करा, या हम लेखन में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकोज़ हैं, वो भी लिख रहे हैं, इंजीनियर हैं, वो भी लिख रहे हैं, अपनी साइट्स चला रहे हैं। तो और सिर्फ़ वो अपने लिए नहीं कर रहे, सबसे बड़ी खूबसूरती की बात ये है कि वो सिर्फ़ अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहे, वो हम जैसों के भी सपनों को पूरा कर रहे हैं। कितने सारे लेखक ऐसे हैं जिनको कि हिंदी नामा ने या तीखर ने, या ऐसे ही और प्लेटफ़ॉर्म है जिनके बहुत खूबसूरत पोस्टर्स बनाए उन्होंने, उनकी चीज़ों को नए रूप में, पुराने लेखकों को, जयशंकर प्रसाद को, या बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्हें मैंने उनका प्रेज़ेंटेशन, उनको पता है कि कितना मायने रखता है आज की डेट में। तो उस प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए वो चीज़ें हम तक पहुँची, या बहुत से ऐसे लोगों तक पहुँची जो कि साहित्य से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं। तो युवा पीढ़ी को तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस एक तो शॉर्टकट ना तलाशें, और ज़मीन पे पाँव रखें, और बिल्कुल बढ़ते रहें आगे इसी ऊर्जा के साथ में। और पॉज़िटिविटी के साथ में। उनकी सबसे ज़्यादा जो बात मुझे लुभाती है, वो पॉज़िटिविटी लुभाती है कि उनमें परस्पर नकारात्मकता नहीं है। मैम, आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आई और हमारे साथ इतनी अच्छी बातचीत की। साहित्य के विषय में और मेडिकल के विषय में हम लोगों को बहुत कुछ बताया। हम लोग बहुत ज्ञान संपन्न हो पाए आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। इसके साथ ही सभी बड़ी विद्याओं को याद दिला दूँ कि बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जाकर कम से कम 1 और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफ़ी अवश्य खरीदें। मिलेंगे अगले रविवार फिर एक और बड़ी बिंदी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया विभा जी, और मेरी तो आपने शाम बना दी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और निश्चित ही ये कॉफ़ी मैं भी बाय करूँगी, मैं भी आपसे लिंक माँगूँगी उसका। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। थैंक यू।